हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मां शारदे टीचिंग सेंटर में। क्या आप क्लास 12th बिहार बोर्ड का स्टूडेंट हैं और 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं? मेरे दोस्त, आज का क्लास आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। क्या क्लास 12th फिजिक्स के टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, क्या क्लास 12th फिजिक्स का टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और 2025 एग्ज़ाम के लिए, क्या 2025 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त, यदि आप एक बेहतर अंक लाना चाहते हैं, एक अच्छा परसेंटेज लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, इसकी उपयोगिता बताएं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, क्या कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है। मतलब सीधा सा बताना है कि ग्रीन हाउस प्रभाव से आप क्या समझते हैं और ग्रीन हाउस प्रभाव का उपयोग जो है किस किस काम में किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या ग्रीन हाउस प्रभाव, तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है माय डियर स्टूडेंट, कि निचले वायुमंडल द्वारा, क्या निचले वायुमंडल द्वारा परावर्तित विकिरणों द्वारा, क्या निचले वायुमंडल के द्वारा परावर्तित विकिरणों के द्वारा पृथ्वी के निकट के वायुमंडल को गर्म रखना ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। क्या कहलाता है, सीधा सा यहाँ पे समझिएगा कि निचले वायुमंडल के द्वारा परावर्तित विकिरणों द्वारा पृथ्वी के निकट के वायुमंडल को गर्म रखना ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। बस इतना एकदम सटीक में आंसर देना है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब हम लोग देखेंगे इसका उपयोग, क्या देखेंगे, उपयोग देखेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अब हम लोग देखेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो क्या है कि यदि वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव की क्रिया ना हो तो पृथ्वी की सतह इतनी ठंडी हो जाएगी कि सभी जीवधारी मर जाएंगे। मतलब देखिए कितना बड़ा ये उपयोग है कि यदि ग्रीन हाउस प्रभाव, क्या वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं रहेगा तो क्या होगा कि पृथ्वी की सतह बहुत ठंडी हो जाएगी, जिससे सभी जीवधारी जो यहाँ पर है सबकी मृत्यु हो जाएगी। अतः यह प्रभाव जीवनदायक है। क्या है कि अतः यह जो प्रभाव है, मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव जो है जीवनदायक है। अर्थात ग्रीन हाउस प्रभाव का उपयोग पृथ्वी पर तापमान को संतुलित करने के लिए किया जाता है। मतलब सीधा सा आप समझिए कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है उसका उपयोग पृथ्वी पर तापमान को संतुलित करने के लिए किया जाता है। और यदि आप इस प्रश्न में इतना लिखते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि क्या है कि ज़्यादा लिखने से आपको अंक नहीं मिलता है, बस उतना लिखना है जितना आवश्यक रहे। और उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारे पास दिया गया है, क्या है, पोलेरॉइड क्या है। क्या पोलेरॉइड क्या है, इसके गुणों को लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, और इसको क्या कीजिएगा आप, VVI कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, VVI कर दीजिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पोलेरॉइड क्या है और इसके गुणों को लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पोलेरॉइड के बारे में। क्या पोलेरॉइड के बारे में देखेंगे, तब पोलेरॉइड एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें चयनात्मक शोषण द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। मतलब सीधा सा आपको समझना है कि पोलेरॉइड जो है एक ऐसी व्यवस्था है, क्या पोलेरॉइड एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें चयनात्मक शोषण के द्वारा, किस शोषण के द्वारा, चयनात्मक शोषण के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। अब हम लोग इसके उपयोग के बारे में देखेंगे कि इसका उपयोग क्या है। मतलब पोलेरॉइड जो है उसका उपयोग क्या है। यहाँ पे आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पे इसका गुण नहीं पूछा था, एग्जाम में पूछा गया था कि इसके दो उपयोग को लिखें। क्या पूछा गया था, इसके दो उपयोग को लिखें। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है माय डियर स्टूडेंट कि पोलेरॉइड का उपयोग चश्मों में होता है। क्या होता है कि पोलेरॉइड जो होता है उसका उपयोग चश्मा में किया जाता है। उसके बाद दूसरा क्या है कि बाहर से आने वाले तीव्र प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए रेलगाड़ी एवं हवाई जहाज की खिड़कियों में भी पोलेरॉइड लगाया जाता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि प्रकाश के ध्रुवन से आप क्या समझते हैं, क्या प्रकाश के ध्रुवन से क्या समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है,
प्रकाश का ध्रुवन, क्या प्रकाश का ध्रुवन। तो क्या है समान साधारण, क्या सामान्यतः साधारण प्रकाश को, क्या है कि सामान्यतः साधारण प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। साधारण प्रकाश के तरंग संचरण के लंबवत तल के कंपन को केवल एक ही दिशा में सीमित करने की घटना को प्रकाश का ध्रुवन कहा जाता है तथा इस प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। बस इतना आपको लिखना है कि प्रकाश के ध्रुवन से आप क्या समझते हैं, पूरा नंबर जरूर मिलेगा और 2 नंबर में पूछा जाता है हमेशा। उसके बाद फिर अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, क्या है कि नाभिक के, क्या नाभिक के यहाँ कर दीजिएगा, नाभिक के अल्फा बीटा कण के उत्सर्जन से तत्व के परमाणु की स्थिति आवर्त तालिका में कैसे बदलती है, लिखे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्या है कि जब नाभिक से अल्फा कण निकलते हैं, क्या होता है कि जब नाभिक से अल्फा कण निकलते हैं तब तत्व का आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 2 स्थान से तथा द्रव्यमान संख्या 4 स्थान से पीछे चला जाता है। मतलब सीधा सा यहाँ पे समझिएगा कि जब नाभिक से अल्फा कण निकलता है न, तो अब तो तत्व का आवर्त सारणी में जो परमाणु संख्या रहता है, क्या परमाणु संख्या रहता है वो 2 स्थान से तथा द्रव्यमान संख्या जो रहता है वह 4 स्थान से पीछे चला जाता है। क्या होता है, पीछे चला जाता है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे क्या है, जबकि नाभिक से बीटा कण निकलते हैं, क्या जब नाभिक से बीटा कण निकलता है तब तत्व का आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 1 स्थान से बढ़ जाता है। क्या परमाणु संख्या जो होता है बीटा कण जब नाभिक से निकलता है तो 1 स्थान से बढ़ जाता है, परंतु द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहता है। मतलब द्रव्यमान संख्या जो रहता है जैसा रहता है वैसी रह जाता है, मतलब उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात वह अपरिवर्तित रहता है। उसके बाद 5वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, क्या है कि जेनर डायोड, क्या जेनर डायोड क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जेनर डायोड क्या है। तो जेनर डायोड क्या है कि जेनर डायोड विशेष रूप से निर्मित ऐसे पीएन संधि है, क्या पीएन संधि है जो सूक्ष्म धारा को आगे की दिशा में बहने की अनुमति देता है। मतलब क्या है कि जेनर डायोड जो है विशेष रूप से निर्मित एक ऐसी पीएन संधि है, क्या पीएन संधि है जो सूक्ष्म धारा को आगे की दिशा में बहने की अनुमति देता है, परंतु वोल्टेज का मान इसके ब्रेक डाउन वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है तो यह धारा को उल्टी दिशा में बहने की अनुमति देता है। क्या उल्टी दिशा में बहने की अनुमति देता है। इसका संकेत, क्या इसके संकेत को निम्न चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। मतलब क्या है, जेनर डायोड का जो संकेत है यही है, क्या जेनर डायोड का संकेत यही होता है। बस आपको क्या करना है कि जेनर डायोड पूछे जेनर डायोड क्या है तो आपको क्या करना है, ये डिफिनेशन जो दिया गया है सबको लिख देना है, क्या लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे जो फिगर बनाया गया है इसको इंडिकेट कर देना है। तो चलिए अगला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्या है कि OR गेट और गेट क्या है, इसके संकेत एवं ट्रूथ टेबल दें। तो क्या है कि यदि एक भी इनपुट की उपस्थिति पर आउटपुट उपस्थित हो तो इसे OR ऑपरेशन कहा जाता है एवं इसके अनुसार कार्य करने वाला परिपथ OR गेट कहलाता है। क्या OR गेट कहलाता है। उसके बाद फिर क्या है, इसका संकेत तथा ट्रूथ टेबल इस प्रकार है, ट्रूथ टेबल इस प्रकार है। यहाँ से क्या हो गया, इसका संकेत हो गया और दूसरा क्या हो गया, ट्रूथ टेबल। दोनों को आप क्या कीजिएगा, बना दीजिएगा और इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद 7 नंबर का प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, क्या है 7वां प्रश्न हमारे पास कि मॉड्यूलन को परिभाषित करें एवं इसके विभिन्न प्रकारों को लिखें। क्या है कि मॉड्यूलन को क्या करना है, परिभाषित करना है कि मॉड्यूलन क्या है और मॉड्यूलन के जितने प्रकार होता है सभी को क्या करके करना है, लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मॉड्यूलन क्या होता है। तो मॉड्यूलन वह प्रक्रिया है, क्या मॉड्यूलन जो है एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च आवृत्ति की वाहक तरंगों के किसी अभिलक्षण अथवा गुण को निम्न आवृत्ति के श्रव्य तरंगों के तात्क्षणिक मान के अनुरूप बदला जाता है। क्या होता है, तात्क्षणिक मान के अनुरूप बदला जाता है। उसके बाद फिर क्या है, आयाम आवृत्ति तथा अथवा कला में परिवर्तन के आधार पर, क्या है, आयाम आवृत्ति अथवा कला में परिवर्तन के आधार पर मॉड्यूलन
तीन प्रकार का होता है। क्या होता है? मॉड्यूलन जो होता है तीन प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? पहला जो है आयाम मॉड्यूलन, दूसरा क्या है आवृत्ति मॉड्यूलन, और तीसरा क्या है कला मॉड्यूलन। बस इतना लिखना है। उसके बाद अगला जो प्रश्न दिया गया है 8वां प्रश्न, आप लोग को काफ़ी आसान लगेगा लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या है कि सौर सेल को समझावें। कि मतलब क्या है कि सौर सेल जो है क्या है और सौर सेल से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे? सौर सेल। तो सौर सेल के बारे में हम लोग जानते हैं कि सौर सेल एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से सौर ऊर्जा मतलब कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। मतलब क्या है कि सौर ऊर्जा जो है एक प्रकार का युक्ति है जिसके द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। या इसको आप दूसरे भाषा में लिख सकते हैं कि वैसी सौर ऊर्जा ऐसी सौर सेल जो है वैसी युक्ति है जिसकी सहायता से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। उसे क्या कहलाता है? मतलब उसे कहा जाता है सौर सेल कहते हैं। क्या? सौर सेल कहते हैं। और यह क्या है? यह अंतर प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। मतलब सौर सेल जो है प्रकाश विद्युत सिद्धांत के प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद 9वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। क्या है कि चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है माय डियर स्टूडेंट क्या है कि यहाँ पे देखिएगा कि चुंबकीय प्रेरण, इस तरह से हेडिंग हम बनाएं। उसके बाद इसमें लिखेंगे कि किसी चुंबक के एकांकी उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल को चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। क्या? चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। और चुंबकीय प्रेरण को बी वेक्टर के द्वारा सूचित किया जाता है। तो बी वेक्टर इक्वल टू होता है एफ वेक्टर बटा एम होता है। क्या? एफ वेक्टर बटा एम होता है। और क्या है माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे कि इसे बी वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब चुंबकीय प्रेरण जो है उसे क्या किया जाता है? बी वेक्टर के द्वारा सूचित किया जाता है। और चुंबकीय प्रेरण एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर है जिसे टेस्ला भी कहा जाता है। आप दोनों याद रखिएगा, लेकिन अक्सर तो यूज होता है कि टेस्ला। क्या? अक्सर चुंबकीय प्रेरण का जो एसआई मात्रक होता है टेस्ला होता है। और कभी कभी आपको कंफ्यूज करे ले क्या दे देगा? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो चलिए सबसे लास्ट प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। लास्ट प्रश्न है क्या है कि ध्रुवीय तथा अध्रुवीय परावैद्युत से आप क्या समझते हैं? मतलब ध्रुवीय परावैद्युत तथा अध्रुवीय परावैद्युत से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहले क्या है? ध्रुवीय परावैद्युत। क्या है? ध्रुवीय परावैद्युत वैसा परावैद्युत जिसमें धन आवेश तथा ऋण आवेश का केंद्र अलग अलग होते हैं ध्रुवीय परावैद्युत कहलाता है। ऐसे परावैद्युत का अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। मतलब क्या है कि वैसा परावैद्युत जिसमें क्या है धन आवेश तथा ऋण आवेश का अलग अलग केंद्र होता है उसे क्या कहते हैं? ध्रुवीय परावैद्युत कहते हैं। और ध्रुवीय परावैद्युत का क्या होता है? अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। जैसे कि एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है CHL H2O इत्यादि जो क्या है ध्रुवीय परावैद्युत। लेकिन यहाँ पे क्या है अध्रुवीय। क्या है माय डियर स्टूडेंट कि अध्रुवीय परावैद्युत। तो अध्रुवीय परावैद्युत क्या है कि वैसा परावैद्युत जिसमें धन आवेश तथा ऋण आवेश का केंद्र एक ही बिंदु पर संपाती होते हैं, मतलब समाप्त होते हैं, अध्रुवीय परावैद्युत कहा जाता है। ठीक है। ऐसे परावैद्युत का द्विध्रुव शून्य होता है। क्या? ऐसे परावैद्युत का जो द्विध्रुव होता है शून्य होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे क्या दिया गया है? H2 दिया गया है, O2 दिया गया है, CO2 दिया गया है इत्यादि। मतलब आप इतना लिख दीजिएगा ना, आपको पूरा में से पूरा अंक जरूर एग्जामिनर के द्वारा दिया जाता है। तो चलिए आज के क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि क्या है माय डियर स्टूडेंट इसी तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्न का सॉल्यूशन हम करवाते रहते हैं। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।